हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायोबेसिक। पिछले कुछ क्लासेस में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में जाना था, या जो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है उसको हमने शेप और फ्लैजेला के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था। आज की इस क्लास में मेनली हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी एंड जीनोम। इन दो बेसिस पर बेसिकली जो मोनेरियंस हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड अनदर इज यू बैक्टीरिया। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि जहां पर हमने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहां पर हमने ये भी बताया है कि जो कार्ल वीज हैं उन्होंने जो मोनेरियंस हैं उनको दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया। इवन 3 डोमेन सिस्टम भी बताया है, जहां पर उन्होंने आर्किया डोमेन और यू यानी कि बैक्टीरिया डोमेन को अलग किया हुआ है। तो यहां पर जो उन्होंने मोनेरियंस का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किया था 16S rRNA जीन के बेसिस। ये जो 16S rRNA का जीन है वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। तो जैसे हमने बताया कि आज जो क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं वो फिजियोलॉजी, जीनोम एंड स्ट्रक्चर एज वेल। अब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है आर्की बैक्टीरिया का यू बैक्टीरिया से, वो आज हम जानने वाले हैं इस क्लास में। यहां से फर्दर आर्की बैक्टीरिया को जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस पर सरवाइव कर सकते हैं उनको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स पर ग्रो करते हैं। उनको पसंद होता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे ही रहना। दूसरे जो कैटेगरी है दैट इज थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशंस में यानी कि लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर पर इनको अच्छा लगता है और ये वहीं पर सरवाइव करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी है मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस हैं ये एनएरोबिक होते हैं और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको मिथेनोजेंस यहाँ पे कहा गया है। दूसरी जो यहाँ पर मेजर कैटेगरी है वो यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज हेट्रोट्रोफिक एंड अनदर इज ऑटोट्रोफिक, जिसको हम आने वाली क्लासेस में जानेंगे। यहां से जो हेट्रोट्रोफिक है उसको फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यू बैक्टीरिया जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाली कुछ क्लासेस में, माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोचिट एंड एक्टिनोमाइसिटीज। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एज ए डीकंपोजर काम करते हैं और इनकी पूरी डिटेल्स में हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में जानेंगे। ऑटोट्रोफिक को हमने फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। द वन इज कीमो ऑटोट्रोफिक एंड फोटो ऑटोट्रोफिक। जो कीमो ऑटोट्रोफिक होते हैं वो बेसिकली अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो कोई केमिकल यहाँ पर होता है और इसमें लाइट का कोई लेना देना नहीं होता है और या कोई पिगमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो फोटो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो जो एनर्जी सोर्स होती है वो एनर्जी सोर्स लाइट से लिया जाता है जो कि फोटोन के फॉर्म में आते हैं और फर्दर वो जो एनर्जी है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं either via from H2O और any other inorganic compound। तो खैर इन बातों को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा अलग से एक क्लास हम इसमें रखेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा आर्की बैक्टीरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो इस अर्थ पर आने वाले सबसे पुराने बैक्टीरिया थे, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ आर्की बैक्टीरिया से ही शुरू हुआ है। सो आर्की बैक्टीरिया आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अप्रोक्सीमेटली 3.4 billion years ago
बेसिकली आर्कीबैक्टीरिया ओरिजिन हुए थे और इसीलिए इनको ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। दे आर यूनिसेलुलर, डेफिनेटली जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी मोनारियंस हैं, वो सारे यूनिसेलुलर हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वो हम चाहे यू बैक्टीरिया की बात करें या फिर आर्कीबैक्टीरिया की करें, सभी यूनिसेलुलर हैं। एज वेल एज नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, डीएनए जो है वो नेक्ड होता है, किसी और एनवेलप में नहीं क्लोज होते। सो दे आर क्लासिफाइड इन मोनेरा विद बैक्टीरिया, ये बात तो हम ऊपर कर चुके हैं। दे बिलोंग टू डोमेन आर्की, जी हाँ बिल्कुल, जो कि अभी हमने आपको बताया कि जो कार्ल वीज हैं उन्होंने 3 डोमेन वहां पे बताए थे, जो कि हमने टैक्सोनॉमी वाली क्लास में भी आपको बताया था, और जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स है वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 3 डोमेन रखे गए हैं। पहला डोमेन है जो आर्कीबैक्टीरिया है, दूसरा डोमेन है जो कि बैक्टीरिया है, और तीसरा डोमेन जो था वो यूकैरियोटा था। ये 3 डोमेन कार्ल वीज ने बताए थे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसका 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में आप देखेंगे दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब यह है कि जिस भी कंडीशंस पर ये रहते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है। एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द प्रेशर, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द सोल्ट कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द पीएच। तो दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स as they can easily survive under typical harsh condition। बहुत harsh condition भी जो होती हैं उसमें ये survive कर जाते हैं, जैसे bottom of sea पे थर्मोवेंट्स होती हैं, जहां से गर्म पानी होता है, उस थर्मोवेंट में ये सर्वाइव करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने, वहां पर ये पाया जाता है। वेंट्स ऑफ वल्केनो, जहां से वल्केनो का जो लावा है वो निकल रहा होता है, वहां पर उस वेंट पे पाए जाते हैं। एंड हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो पीएच है वो काफी हाई होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या क्या इनकी क्वालिटीज हैं। यहां पर हम अंडरस्टैंड करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मिस बिल्कुल ना करें। Not seen in modern cell type, Archaebacteria have number of characteristics which are not seen। जो आज का जो बैक्टीरिया है या आज की जो सेल है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली इसी कैरेक्टरिस्टिक्स ने इनको एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हेल्प की थी। तो आप ये समझ लें यहां पर कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास हैं वो आज की जो सेल्स हैं, मॉडर्न सेल्स जो हैं, उसमें वो एब्सेंट पाई जाती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां पर यूनिक सेल मेम्ब्रेन केमिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूजुअली फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड्स में एक ग्लिसरॉल होता है, उस ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड चेन होती हैं लगी हुई, और एक फॉस्फेट ग्रुप यहां पर लगा होता है, तो इसको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। तो जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है उसके बीच में यहां पर जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं एस्टर। क्या है यहां पर, क्या नहीं पाया जाता, यहां पर इस एस्टर बॉन्ड की जगह पाया जाता है ईथर बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये याद रखना है कि आर्कीबैक्टीरिया में जो फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स पाए जाते हैं वो कैसे हैं, वो ईथर लिंक्ड हैं। द फॉस्फोलिपिड्स आर ईथर लिंक्ड एंड ब्रांच फॉस्फोलिपिड्स आर फाउंड इन आर्कीबैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाइल इन केस ऑफ बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो कि मोनेरा से ही बिलोंग करता है, उसके बावजूद भी उसमें ईथर लिंक्ड ब्रांच फॉस्फोलिपिड नहीं पाए जाते हैं। एंड यूकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स बोथ मेक देयर सेल मेम्ब्रेन आउट ऑफ एस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स। यानी कि जो बाकी और सेल मेम्ब्रेन है, बाकी ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन है, उनमें एस्टर लिंकिंग पाई जाती है, लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया के फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें ईथर लिंकिंग पाई जाती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जिसको हम याद रख सकते हैं। यहां पर इस सुंदर से डायग्राम में ये दिखाया गया है किस तरह से ये ईस्टर बॉन्ड्स, यहाँ पे एस्टर बॉन्ड्स लगा हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये
जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये ईथर बॉन्ड जो है वो ईथर बॉन्ड पाया जाता है आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में। यहां पर भी ये रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में यूनिक जीन ट्रांसक्रिप्शन। ये हालांकि जो पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूं ये पॉइंट नीट के एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दूसरे एग्जाम जैसे CSIR की हम बात करें उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या है यूनिक जीन ट्रांसक्रिप्शन? आर्कीबैक्टीरिया हैव अ सिंगल राउंड क्रोमोसोम्स लाइक बैक्टीरिया, ऐसा तो मोनेरियंस में पाया जाता है, बट देयर जीन ट्रांसक्रिप्शन इज सिमिलर टू दैट व्हिच अकर्स इन न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एज ए पॉइंट ऑफ CSIR एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो होने वाला ट्रांसक्रिप्शन है वो उस तरह से होता है जैसे यूकैरियोट्स में होता है। कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जो यहां पर बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, राइट? तो ये याद रखने वाली बात है कि इनमें इवन टू कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन है दैट occurs directly from archaebacteria rather than going through the bacteria. ये बात आप याद रख सकते हैं। This leads to a strange situation that most genes involving most life functions such as production of cell membrane are more closely shared by the eureka and bacteria, but genes involved in the process of gene transcription are mostly closely to the eureka and archaea. आर्किया और जो यूरेका जो उन्होंने बनाया था उनके बीच में ज्यादा क्लोजनेस देखी जाती है अगर हम जीन ट्रांसक्रिप्शन लेवल की बात करें। दिस has led some scientists to propose that eukaryotic cell arose from a fusion of archaebacteria and bacteria। जैसा अभी मैंने बताया, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया एक न्यूक्लियस बन गया और बैक्टीरिया जो है वो उसका साइटोप्लाज्म उसने बना लिया। इस तरह से जो है ये एक हाइपोथेसिस रखी गई हुई है। Possibly an archaebacteria began living endosymbiotically inside the bacterial cell। जो बात अभी हमने आपको यहाँ पर बताई, ये आर्कीबैक्टीरिया है और ये जो है हमारा बैक्टीरिया है। तो इस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन। देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली आर्कीबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ मेथेनोजेनेसिस। कोई और ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं ही नहीं जो जो मीथेन गैस है उसको प्रोड्यूस कर सके थ्रू बाय द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ओनली आर्कीबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ मेथेनोजेनेसिस एंड इट इज ए फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड दे प्रोड्यूस दी मीथेन। आने वाले अभी इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि मीथेनोजेंस क्या होते हैं और कहां पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आर्कीबैक्टीरिया हु यूज अदर फॉर्म्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आल्सो एग्जिस्ट बट मीथेन प्रोडक्शन सेल्स आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूरेका। यानी कि जो मीथेन प्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं दे बिलोंग टू ओनली एंड ओनली आर्कीबैक्टीरिया, दे आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूरेका डोमेन। जैसा कि कार्ल वीज ने 3 डोमेन बनाए थे, वन इज द आर्किया, सेकंड इज द बैक्टीरिया एंड द थर्ड इज द यूरेका। तो जो आर्किया है केवल मीथेनोजेंस उसी में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और यूरेका में नहीं पाए जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्ल वीज ने ऐसा क्या देखा था जिसके बेसिस पर ये डिवाइड कर दिए गए थे? तो ये डिफरेंस है राइबोसोमल आरआरएनए। यहां से पूछा जाता है राइबोसोमल आरआरएनए जो कि पाया जाता है राइबोसोम में 16S आरआरएनए, जो कि यूकैरियोट्स में ये होता है 18S आरआरएनए। इट इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल सब यूनिट। सो जो 16S आरआरएनए की जो सीक्वेंस है दैट इज वेरी मच डिसिमिलर विद द 16S आरआरएनए ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला 16S आरआरएनए है उसकी सीक्वेंस और आर्कीबैक्टीरिया में पाए जाने वाले 16S आरआरएनए की जो सीक्वेंस है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो उसी बेसिस पर उन्होंने, जो कार्ल वीज थे, उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया का एक अलग डोमेन सजेस्ट किया। So difference in ribosomal rRNA suggests
डाइवर्ज फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूरेका, दोनों से ही अलग हैं एट ए पॉइंट इन द डिस्टेंट पास्ट, बहुत पहले, यानी कि अगर यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर ये आर्की बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और ये यूरेका है। इस तरह से उन्होंने बताया कि एक दूर बहुत पहले दोनों ही ग्रुप अलग अलग हुए हैं, लेकिन दोनों किससे अलग हुए हैं? आर्की बैक्टीरिया से अलग हुए। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रहे ये बात, ये भूलने वाली नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, जो कि बैक्टीरिया में या यू बैक्टीरिया में बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एस लेयर प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, याद रखना है। एस लेयर प्रोटीन या फिर स्यूडोम्यूरिन, जबकि हमने जो बैक्टीरिया में पढ़ा था वो वहां पर बनी थी पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो यहां पर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है दैट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। क्या किसकी बनी है सेल वॉल? एस लेयर प्रोटीन की बनी होती है या स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। अंडर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिजिड सेल वॉल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बस्टिंग, यही रिजिड सेल वॉल उन्हें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पर हम किसी एक बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो सॉल्यूशन उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस करता है और एंडोऑस्मोसिस से उसकी स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होके उसके बस्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पर जैसा कि अभी बताया कि इसके ऊपर एक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि एस प्रोटीन की बनी होती है, एस लेयर प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए वो उसे बस्ट होने से बचाती है। तो अंडर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रिजिड सेल वॉल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बस्टिंग एंड स्यूडोम्यूरिन इज रेजिस्टेंट टू अगेंस्ट लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है कि जिस टाइम पर बैक्टीरिया सलाइवा के टच में आता है या टीयर्स के टच में आता है, तो टीयर्स में या सलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम दैट इज द लाइसोजाइम, वो लाइसोजाइम्स बेसिकली इस बैक्टीरिया को लाइज कर देता है, लाइसिस कर देता है। लेकिन स्यूडोमोरिन होने की वजह से जो आर्की बैक्टीरिया हैं दे शो रेजिस्टेंट अगेंस्ट लाइसोजाइम, तो ये पॉइंट भी हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान रहे बात, जो पॉइंट मैंने बताया 16S rRNA इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस लेयर प्रोटीन या स्यूडोमोरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो हमने आपको बताया था जीन ट्रांसक्रिप्शन लेवल वाली बात, उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आप नीट एग्जाम की बात करते हैं। लेकिन ये 3 पॉइंट जो कि हमने आपको बताया, द वन इज ईथर बॉन्ड, अनदर इज 16S rRNA एंड थर्ड इज द एस लेयर प्रोटीन। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया में क्या क्या आता है? टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स में हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। क्या क्या, कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? थर्मोफाइल्स, जैसा अभी हम पीछे भी थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ दिया था, या थर्मो एसिडोफाइल्स। ये फाइल्स का मतलब, फिल्स का मतलब होता है लाइक एंड थर्मो का मतलब होता है हीट, ये तो हम समझ चुके हैं। और इसी तरह से यहाँ पे थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स एसिडिक कंडीशन, फिल्स माने लाइकिंग। तो दे लाइक द हीट और हाई टेम्परेचर, सो दे आर टॉलरेंट टू एक्सट्रीम हीट और हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर तक ये जा सकते हैं, इवन अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री। कौन हेल्प करता है? दे हैव स्पेशल प्रोटीन दैट हेल्प देम टू फंक्शन एट टेम्परेचर एट 230 डिग्री सेल्सियस। इतने डिग्री टेम्परेचर तक भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। दे कैन बी फाउंड इन डीप सी वेंट्स, जैसा अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डीप सी वेंट में ही ओरिजिन हुए थे। तो यहां पर जहां पर गर्म पानी निकलता रहता है, दे आर फाउंड इन डीप सी। और ध्यान रहे ये भी कैसे हैं, ये थर्मो है, यहां हाई टेम्परेचर से पानी यहां पे निकलता है। सेकंड जो है दैट इज हॉट स्प्रिंग सल्फर, हॉट सल्फर स्प्रिंग। हॉट सल्फर स्प्रिंग का ये होता है कि उस पानी में गर्म तो है, साथ ही साथ उसमें क्या निकलता है, सल्फर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, सल्फर कंटेनिंग होते हैं, और जिसकी वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2SO4 बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि H2SO4 की होने से वहां पर जो pH है वो लो हो जाता है, एसिडिक कंडीशन बन जाती है, और इस एसिडिक कंडीशन से वजह से ये वहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर थर्मो एसिडोफिल्स। So they are found in hot sulfur spring regions with superheated water। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है कि कहां पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है हॉट सल्फर स्प्रिंग्स या डीप सी वेंट में पाए जाते हैं।
आगे लेते हैं। बेसिकली दीज आर की बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक और एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब है दे कैन स्विच, ये एरोबिक कंडीशन में रहते हैं लेकिन ये एनारोबिक कंडीशन में भी चेंज हो सकते हैं। सो बेसिकली दीज आर की बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक, यानी कि केमिकल से ही अपना फूड बना सकते हैं। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग सल्फर अंडर एरोबिक कंडीशन। दे यूजुअली ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा भी बताया, सल्फर किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं, H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो pH है वो कम हो जाती है। अगर वहां पर कंडीशन एनएरोबिक बन जाती है, ये तो एरोबिक कंडीशन में जैसा आपने देखा कि वहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज की गई। अंडर एनारोबिक कंडीशन जो थर्मो एसिडोफिल्स है दे में रिड्यूस सल्फर टू H2S। सल्फर को यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है, बाइकार्बोनेट्स बनते हैं और into the form of the carbonate at the end product of the reaction। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एनारोबिक भी ये हो सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, थर्मोप्रोटियस एंड थर्मोफिलस। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है हैलोफिल्स। हैलो का मतलब है सॉल्ट एंड फिल्स का मतलब है लाइक। ये क्या है, दे आर सॉल्ट लविंग, और जहां पर सॉल्ट होता है वहां पर pH कैसा होता है, वहां पर pH हाई होता है। सो दीज कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीमली अल्कलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम अल्कलाइन उसी को बोलते हैं जो जहां पर हाई pH होती है। सो दे कैन सर्वाइव इन हाई pH। दे आर एरोबिक एंड फैकल्टेटिव chemoheterotrophs। They can switch either the heterotrophs or photoautotrophs। तो मेनली कीमोहेटेरोट्रोफ्स होते हैं, बट दे कैन स्विच टू द फोटो बिकॉज फोटोपिगमेंट्स भी यहां पर पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कीमोहेटेरोट्रोफ्स से फोटोऑटोट्रोफ्स भी बन सकते हैं। सो देयर सेल मेम्ब्रेन हैव रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ये रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो है ये इन्हें हार्मफुल, जो लाइट इनके लिए है वो हार्मफुल लाइट है, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन, क्या प्रोटेक्ट कर रखा है, देयर इज ए पिगमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट इज रेड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। जिस टाइम पर एनारोबिक कंडीशंस है, यानी कि ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, हैलोफाइल्स कैन नॉट यूज एक्सटर्नल मटेरियल्स। अब वो एक्सटर्नल मटेरियल्स यूज नहीं करते हैं। एट दिस टाइम दे on substitutes basically on ATP synthesized by membrane pigment segment। अभी मैंने बताया वहां पर membrane pigment पाया जाता है from solar radiation। solar radiation को ट्रैप करते हैं और ATP की सिंथेसिस करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी केमिकल से ही लिया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हेलोबैक्टीरियम और हेलोकोकस। कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने ये ऐड कर लिया। और यहां से मूव करते हैं इसकी थर्ड क्लास पर, और वो है मिथेनोजेंस। बहुत बार देखा गया है कि मेथेनोजेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है मिथेनोजेंस? जेंस का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि पैदा करना, जनरेट करना, और मिथेनोजेंस का मतलब है यहां पर मीथेन का मतलब हम समझिए तो मीथेन को ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। तो मिथेनोजेंस कैन बी फाउंड इन एनवायरमेंट्स दैट आर एनएरोबिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा एनएरोबिक कंडीशन में ही पाए जाएंगे अगर मीथेन वहां पर प्रोड्यूस हो रही है। मिथेनोजेंस आर ऑटोट्रोफिक, अपना खाना खुद बना रहे हैं, विच ऑब्टेन बोथ एनर्जी एंड कार्बन फ्रॉम डिपोजिशन प्रोडक्ट्स। तो जो भी रिएक्शन यहां पे होगी उससे अपना खाना भी बनाएंगे। सो दे आर फाउंड इन स्वाम्पी एंड मार्सेस। स्वाम्पी एरिया कौन सा होता है, जिसे हम दलदल बोलते हैं। दलदली एरिया जहां पर होता है वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है उस एरिया में, तो वहां पर ये सर्वाइव करते हैं। एंड और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? जिनको हम अक्सर कहते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स वो एनिमल्स जिनमें क्या पाया जाता है, र्यूमेन पाया जाता है। र्यूमेन इज ए पार्ट ऑफ स्टमक, राइट। स्टमक का एक पार्ट होता है जिसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो एज देयर नेम सजेस्ट मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन गैस। ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं।
यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मिथेनोजेंस कहां पाए जाते हैं, या क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर आपका आएगा या तो आर्कीबैक्टीरिया अगर दिया है, या फिर मिथेनोजेंस वहां पर दिया है। सम ऑफ द मिथेनोजेंस लाइक आर्कीबैक्टीरिया लिव एज सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स यानी कि होस्ट जिसके भी साथ वो रहते हैं, दोनों में प्लस और प्लस यानी कि दोनों का ही बेनिफिट होता है। ये बातें ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है। सिम्बायोन्ट्स क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है वो है मिथेनोबैक्टीरियम, यानी कि वो बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है। दे आर फाउंड इनसाइड द र्यूमेन। र्यूमेन इज द फर्स्ट चैम्बर इन द स्टमक ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स। कौन से हैं र्यूमिनेंट्स, देखिएगा काउ, बफेलो। सो काउ एंड बफेलोज आर हर्बीवोर्स एनिमल्स, और उनके र्यूमेन में यहाँ पर क्या पाया जाता है, देयर इज मिथेनोबैक्टीरियम। These archaebacteria are helpful to ruminants in fermentation of cellulose। क्या जरूरत पड़ी उसको, वो जो बैक्टीरिया है वो फूड लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द होस्ट, और बदले में जो सेलुलोज, जो कि क्योंकि हमने अभी क्या कहा, हर्बीवोर्स कहा। हर्बीवोर्स क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, और प्लांट्स के ऊपर क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। एनिमल सेलुलोज के अगेंस्ट एंजाइम नहीं बना पाता है, तो इसीलिए जो ये एनिमल्स हैं इनमें क्या पाया जाता है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है इनके स्टमक में, जहां पर जो एंजाइम प्रोड्यूस करके, फर्मेंटेशन इसलिए बोला क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस होगी, तो वहां पर फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, वहां पर मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज बैक्टीरिया आर देयर। एग्जांपल लिया है मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनियोकोकस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, उस गोबर गैस प्लांट से क्या बनता है, गोबर गैस प्लांट से बनता है मीथेन। इसे हम बाद में अपनी किचन में भी यूज कर सकते हैं। तो गोबर गैस क्यों लिया गया, बिकॉज गोबर गैस इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर जो बैक्टीरिया है वो ऑलरेडी गोबर में प्रेजेंट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द आर्कीबैक्टीरिया। अगर आपके कोई भी डाउट्स इससे रिलेटेड होते हैं तो प्लीज मैसेज सेक्शन में आप भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम, और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है वो भी आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।